इस सीरीज के पहले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि नेहरू सरकार ने सन 1948 में यमुना तट पर गांधी जी के चिता स्थल पर एक कब्रनुमा स्ट्रक्चर बनाकर उसे गांधी समाधि का नाम दे दिया। वास्तव में वह स्थान हजारों वर्षों से राजघाट के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वह महाभारत काल में पांडु पुत्रों के लिए श्री कृष्ण द्वारा निर्मित करवाई राजधानी इंद्रप्रस्थ का अहम हिस्सा था। उसी स्थान पर सम्राट युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था। उसके पश्चात बहुत ही शातिर ढंग से नेहरू वंशजों ने राजघाट क्षेत्र को अपनी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी मानकर भारत सरकार द्वारा अपने परिवार के दिवंगत सदस्यों के लिए शाही कब्रिस्तान नुमा स्मृति स्थल बनवा लिए। राजघाट को लेकर नेहरू वंशजों की कितनी विषैली राजनीति रही है, इसकी कई मिसालें हैं, लेकिन इस एपिसोड में केवल 2 उदाहरण पेश करूंगी जो सिर्फ दुखदाई ही नहीं, खून खौला देने वाले हैं। पहला उदाहरण देश के सर्वप्रिय और सर्वसम्मानित द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के अंतिम संस्कार को लेकर है। राजनीति के उच्चतम शिखर तक पहुंचने के बाद भी शास्त्री जी का जीवन पूर्ण रूप से बेदाग और निष्पाप रहा। इसीलिए उनकी मृत्यु के 58 वर्ष बाद भी आज देश की जनता उन्हें बहुत श्रद्धा और प्रेम से याद करती है। दूसरी घटना देश के 9वें प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव के दाह संस्कार से जुड़ी हुई है। इन दोनों राजनेताओं ने युवा अवस्था में ही स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेना शुरू किया और अंतिम दिनों तक अपना सर्वस्व कांग्रेस पार्टी की सेवा में अर्पण किया। लेकिन क्योंकि वह नेहरू वंश से बाहर होने के बावजूद प्रधानमंत्री बनाए गए, इसलिए इनके जीवन काल में ही नहीं, इनके निधन के पश्चात भी नेहरू परिवार के सदस्यों ने इनके साथ बहुत ही शर्मनाक व्यवहार किया। 11 जनवरी 1966 के दिन सोवियत यूनियन के ताशकंद शहर में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की बहुत ही रहस्यमयी ढंग से एकाएक मौत हो गई। इससे पूरे देश में मातम छा गया। सन 1964 में जब नेहरू जी की मृत्यु के पश्चात इंदिरा गांधी के प्रखर विरोध के बावजूद शास्त्री जी को कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था, तो इंदिरा जी और उनके दरबारी तिलमिला उठे थे। हालांकि शास्त्री जी नेहरू के प्रति अंत तक वफादार रहे, लेकिन उनकी सोच और कार्यशैली नेहरू के बिल्कुल विपरीत थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद बिना शोर शराबा किए उन्होंने नेहरू काल की नीतियों में जो विकृतियां थीं, उन्हें तेजी से सुधारने का काम किया। क्योंकि नेहरू की समाजवादी सोच पर आधारित कृषि नीतियों की वजह से भारत में अकाल जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी, इसलिए शास्त्री जी ने फूड ग्रेन्स इंपोर्ट की बजाय हरित क्रांति की नीति अपनाई और जब तक भारत में भुखमरी की हालत बनी रही, उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपनी तनख्वाह तक लेनी बंद रखी। सन 1962 में जवाहरलाल नेहरू के खोखले नेतृत्व की वजह से भारतीय सेना को चीन से बहुत अपमानजनक पराजय झेलनी पड़ी थी। और तो और भारतीय सेना के जवानों को नेहरू सरकार ने वह बुनियादी सुविधाएं और इक्विपमेंट भी नहीं प्रदान दी जो हिमालय की बर्फीली चोटियों पर युद्ध करने के लिए चाहिए होती हैं। इस पराजय से पूरा देश सदमे में था। इस हार से सबक सीखकर शास्त्री जी ने भारतीय सेना को जो नया मनोबल दिया, वह 1965 के पाकिस्तान के द्वारा हमले के दौरान रंग लाया। भारत की सेना ने पाकिस्तान को केवल युद्ध में परास्त ही नहीं किया, बल्कि लाहौर तक पहुंचकर पाकिस्तानी हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इससे भारत की जनता में सरकार के प्रति विश्वास और श्रद्धा बढ़ी। चीन द्वारा भारत की शर्मनाक
पराजय को मद्देनजर रखते हुए शास्त्री जी ने अमेरिका की मर्जी के विरोध में जाकर भारत को न्यूक्लियर पावर के रूप में उभारने की ओर कदम बढ़ाए। मात्र 18 महीने के शासनकाल में उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा नीतियों को लेकर इतने सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए कि यदि शास्त्री जी 5-10 साल और प्रधानमंत्री बने रहते तो भारत बहुत जल्दी वैश्विक शक्ति के रूप में उभर चुका होता। लेकिन नेहरू वंशज की हैसियत से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी को अपना पैतृक अधिकार मानती थी। जब तक शास्त्री जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहे तो इंदिरा गांधी और नेहरू के वामपंथी लॉयलिस्ट उनके खिलाफ ही षड्यंत्र रचते रहे। लेकिन उनके मृत्यु के बाद तो इंदिरा गांधी ने सभी हदें पार कर दी। जब ताशकंद में उनकी रहस्यमयी मृत्यु हो गई, जिसे अधिकतर लोग हत्या मानते हैं, तो इंदिरा जी तुरंत प्रधानमंत्री की गद्दी पर विराजमान हो गई। हालांकि शास्त्री जी की पत्नी चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि शास्त्री जी का शव जब दिल्ली पहुंचा तो वह बिल्कुल नीला पड़ा हुआ था, जिससे अंदेशा मिलता है कि उनकी जहर देकर हत्या की गई। लेकिन इंदिरा जी ने शास्त्री जी के शव का पोस्टमार्टम तक नहीं होने दिया। इसकी वजह से इंदिरा जी शक के घेरे में बनी रही और अब तो उस हत्या से संबंधित कई ऐसे तथ्य बाहर आने लगे हैं जो इंदिरा गांधी की भूमिका पर बहुत से सवालिया निशान लगाते हैं। शास्त्री जी की आकस्मिक मृत्यु के बाद भारत की जनता ने जिस प्रकार उनके प्रति अपना सम्मान और प्यार दिखाया, उसको देखकर इंदिरा गांधी और भी क्रोधित हो उठी। क्योंकि अब वह सत्ता संभाल चुकी थी, इसलिए इंदिरा जी ने फरमान दिया कि शास्त्री जी का दाह संस्कार दिल्ली में नहीं, उनके पैतृक स्थान इलाहाबाद में किया जाए। उस अपार मातम की घड़ी में शास्त्री जी की धर्मपत्नी ललिता शास्त्री विद्रोह में खड़ी हो गई। उन्होंने भारत सरकार को यह चुनौती दी कि यदि शास्त्री जी का अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं किया गया तो वह आमरण अनशन पर बैठ जाएंगी। उस समय शास्त्री जी के पक्ष में पूरा देश खड़ा था, इसलिए इंदिरा गांधी को मजबूरन झुकना पड़ा। परंतु इंदिरा इस बात पे अड़ गई कि राजघाट परिसर में शास्त्री जी का अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वहां गांधी जी के बाद नेहरू जी का स्मृति स्थल बन चुका था। इंदिरा जी को यह स्वीकार नहीं था कि नेहरू परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त किसी अन्य नेता का उस विशिष्ट परिसर में दाह संस्कार किया जाए। इसलिए शास्त्री जी के अंतिम संस्कार हेतु नेहरू की समाधि से थोड़ा हटकर एक सादा सपाट नया परिसर चुना गया। वह परिसर आज भी द्वितीय दर्जे का स्मृति स्थल बना हुआ है। शास्त्री जी की शव यात्रा को उनके निवास स्थान से राजघाट तक का 6 मील का सफर करने में घंटों लग गए, क्योंकि रास्ते में 10 लाख लोग आंसू बहाते हुए अपने नेता को विदाई देने हेतु उस यात्रा में शामिल हुए। चारों ओर से लोग पुष्प वर्षा कर रहे थे। जब उनका शव राजघाट के समीप पहुंचा तो वहां भी 10 लाख से भी अधिक लोग उस खुले मैदान के अंदर और आसपास मौजूद खड़े थे। इस पैमाने पर लोगों को जुटाने में कांग्रेस पार्टी की भूमिका नगण्य थी, क्योंकि कांग्रेस के नेता जानते थे कि जो भी व्यक्ति उस वक्त शास्त्री जी के पक्ष में खड़ा हो गया, उसके साथ इंदिरा जी जीवन भर दुश्मनी पालेंगी और पार्टी में उसका अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। बात शास्त्री जी के अंतिम संस्कार को एक द्वितीय दर्जे के अलग परिसर में करवाने तक नहीं रुकी। इंदिरा गांधी ने शास्त्री जी के नाम पर गांधी और नेहरू की भांति एक विशिष्ट स्मृति स्थल बनवाने की प्रक्रिया में भी बहुत अटकलें डाली। और तो और इंदिरा जी ने उस स्मृति स्थल पर शास्त्री जी का सबसे ऐतिहासिक नारा जय जवान जय किसान लिखवाने का भी कड़ा विरोध किया। ये नारा शास्त्री जी ने 1965 के इंडो पाक युद्ध के दौरान दिया था
और इसे देश के लोगों ने हृदय से मान्यता दी थी। इस दुर्व्यवहार के चलते ललिता शास्त्री को मजबूरन ये घोषणा करनी पड़ी कि यदि इंदिरा गांधी ने जय जवान जय किसान नारा लिखवाने में रोक लगाई तो वे शास्त्री जी के चिता स्थल पर आत्मदाह कर लेंगी। शास्त्री जी के चिता स्थल पर भी एक सेनोटाफ बनाया गया और इसको विजय घाट का नाम दे दिया गया। ये स्मृति स्थल नेहरू वंशजों के स्मृति स्थलों की तुलना में बहुत छोटे क्षेत्र में बना है। सेनोटाफ का पत्थर भी सादा और सस्ता लगता है। शास्त्री जी के अंतिम संस्कार को लेकर हुए अपमानजनक व्यवहार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने लिए एक एक्सक्लूसिव शाही शमशान बनवाने में नेहरू वंशजों ने कितने अमानवीय हथकंडे अपनाए। 13 अप्रैल 1993 में ललिता शास्त्री की मृत्यु के समय नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और उन्होंने इस विजय घाट में शास्त्री जी की शौर्यवान जीवन संगनी का अंतिम संस्कार करवाने के बाद एक मेमोरियल भी बनवाया। इस सादी सी शिला में उनकी जीवनी का संक्षिप्त परंतु बहुत मार्मिक परिचय दिया गया है। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि उस समय सोनिया गांधी सत्ता में नहीं थी। इंदिरा गांधी के पद चिन्हों पर चलते हुए नरसिम्हा राव के अंतिम संस्कार को लेकर सोनिया गांधी ने इंदिरा जी से भी ज्यादा दुखदाई व्यवहार किया। सन 1991 में श्री नरसिम्हा राव भी नेहरू परिवार की इच्छा के विपरीत भारत के 9वें प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। क्योंकि उन्होंने सोनिया गांधी के रबर स्टैंप के रूप में कार्य करना स्वीकार नहीं किया, इसलिए जितनी शत्रुता इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री से रखती थी, सोनिया गांधी ने नरसिम्हा राव के प्रति उससे भी ज्यादा दुश्मनी पाली। नरसिम्हा राव केवल राजनेता नहीं, बहुत नामी विद्वान भी थे। नेहरू वंशजों की तरह वे मैकॉले पुत्र नहीं थे, बल्कि उन्हें हिंदी, संस्कृत, तेलुगु, मराठी, गुजराती, तमिल, कन्नड़ और उर्दू का अच्छा ज्ञान था। इसके अलावा वे इंग्लिश, फ्रेंच, अरबिक, स्पेनिश, जर्मन, ग्रीक, लैटिन और पर्शियन के भी ज्ञाता थे। भारतीय साहित्य, ज्ञान परंपराओं एवं दर्शन शास्त्र से उनका गहरा नाता था। इसके साथ साथ बाहरी देशों के इतिहास व राजनीति को भी वे बारीकी से समझते थे। उनकी विद्वत्ता के चलते उन्हें स्कॉलर प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता था। परंतु उन्होंने कभी अपने ज्ञान की नुमाइश नहीं की और ना ही कभी अपनी विद्वत्ता की शेखी बघारी। सन 1991 में जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने तो भारत कंगाली के कगार पर खड़ा था। उनके प्रधानमंत्री बनने से कुछ ही समय पहले चंद्रशेखर सरकार को विदेशी लोन प्राप्त करने हेतु भारत के गोल्ड रिजर्व्स को इंटरनेशनल बैंक्स के पास गिरवी रखना पड़ा था, क्योंकि सरकार के पास पेट्रोल इत्यादि इंपोर्ट करने के लिए पर्याप्त धनराशि थी ही नहीं। अपने 5 वर्ष के शासनकाल में नरसिम्हा राव जी ने भारत की अर्थव्यवस्था का कायाकल्प कर डाला। सत्ता में आते ही बिना शोर शराबा किए उन्होंने नेहरूवियन काल से चले आ रहे सोवियत स्टाइल लाइसेंस कोटा रेड राज को तिलांजलि देकर भारत की अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया, जिससे प्राइवेट एंटरप्राइजेस और उद्योगों को नेहरू इंदिरा काल की जानलेवा जकड़न से मुक्ति मिली। उसके बाद से ही भारत की अर्थव्यवस्था में नई स्फूर्ति आई, जिसके फलस्वरूप आज हमारे देश को विदेशों से भीख नहीं मांगनी पड़ती, उल्टा भारत अन्य जरूरतमंद देशों की सहायता करने की क्षमता बना पाया। नरसिम्हा राव का अयोध्या स्थित रामलला जन्म स्थान को बाबरी मस्जिद से मुक्ति दिलवाने में भी भारी योगदान रहा। उन्हीं की कूटनीति के चलते बाबरी ढांचे के विध्वंस के तुरंत बाद रातों रात रामलला की मूर्ति को एक चबूतरे पर स्थापित कर दिया गया, ताकि वहां पूजा अर्चना तुरंत शुरू हो जाए। श्री राव ने भारत की विदेश नीति में भी भारी बदलाव लाकर
लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत की। राव पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा को नजर में रखते हुए आतंकवाद से जूझने के लिए एक कड़ा कानून लागू किया, जिससे पंजाब और कश्मीर के आतंकवादियों से निपटने में काफी सहायता मिली। उनके नेतृत्व में अनेकों महत्वपूर्ण काम हुए, परंतु इस सब से सोनिया गांधी खुश होने की बजाय और भी अधिक रुष्ट होने लगी, क्योंकि नरसिम्हा राव उनकी कठपुतली बनने को राजी नहीं हुए। इसलिए पुरजोर ताकत लगा के सोनिया जी ने 5 वर्ष के प्रधानमंत्री काल के पश्चात उन्हें बहुत बेइज्जत करके कांग्रेस पार्टी में साइडलाइन कर दिया। प्रधानमंत्री पद त्यागने के 8 साल बाद सन 2004 में 23 दिसंबर के दिन लंबी बीमारी झेलने के बाद दिल्ली के एक अस्पताल में नरसिम्हा राव का देहांत हुआ। उस हालत में भी सोनिया जी नरसिम्हा राव के प्रति दुश्मन भाव से ग्रस्त रहीं, क्योंकि 2004 में सोनिया गांधी मनमोहन जी को रबर स्टैंप प्रधानमंत्री बनाकर स्वयं सुपर प्राइम मिनिस्टर का स्टेटस अख्तियार कर चुकी थी। इसलिए नरसिम्हा राव के अंतिम संस्कार को लेकर सोनिया जी ने अपनी सारी खुंदक निकाल डाली। नरसिम्हा राव के पुत्र प्रभाकर राव ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को यह स्वयं जाकर बताया था कि उनके पिता चाहते थे कि उनका दाह संस्कार उनकी कर्म भूमि देश की राजधानी में ही हो, परंतु मनमोहन सिंह जी की हिम्मत नहीं हुई कि सोनिया जी की मर्जी के खिलाफ जाकर वह नरसिम्हा राव का अंतिम संस्कार दिल्ली के राजघाट में ना सही, कम से कम विजय घाट पर होने दे। उस दुखद घड़ी में परिवार को सांत्वना देने की बजाय उनके निवास स्थल पर सोनिया गांधी के नुमाइंदों के रूप में एक के बाद एक कांग्रेसी नेता आकर राव परिवार पर दबाव डालने लगे कि नरसिम्हा राव जी का अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं हैदराबाद में किया जाए, और यह भी बता दिया कि शव को एयरपोर्ट तक पहुंचाने के वास्ते मिलिट्री ट्रक का इंतजाम हो चुका है। कोई और चारा नहीं दिखा तो न चाहते हुए भी राव जी के परिवार ने नरसिम्हा राव जी के शव को मिलिट्री ट्रक पर रखकर एयरपोर्ट तक ले जाने की तैयारी कर ली। एयरपोर्ट के रास्ते में ही कांग्रेस पार्टी का हेडक्वार्टर आता है। राव के परिवार ने सोचा कि परंपरा अनुसार कुछ देर के लिए उनका शव पार्टी हेडक्वार्टर में रखा जाए, ताकि उनके पुराने सहयोगी और पार्टी कार्यकर्ता उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। उस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के अलावा सोनिया गांधी पार्टी ऑफिस में स्वयं विराजमान थी, लेकिन उन्होंने राव जी के शव को पार्टी के अहाते में घुसने तक की इजाजत नहीं दी। शव ले जाने वाला ट्रक आधे घंटे तक कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर सड़क पर खड़ा रहा। नेहरू वंशजों के गुलाम कांग्रेसियों ने मूक बनकर यह शर्मनाक व्यवहार स्वीकार कर लिया और किसी ने भी पार्टी ऑफिस का गेट खोलने की हिम्मत नहीं दिखाई। आखिर हार कर राव परिवार एयरपोर्ट की ओर रवाना हो गया और नरसिम्हा राव का अंतिम संस्कार बहुत ही मामूली ढंग से हैदराबाद में किया गया। लेकिन सन 2015 में उनकी मृत्यु के 10 वर्ष पश्चात नरेंद्र मोदी सरकार ने शास्त्री जी के मेमोरियल के समीप नरसिम्हा राव जी का स्मृति स्थल विजय घाट में स्थापित करवाया और सन 2024 में नरसिम्हा राव को भारत रत्न देकर उनके परिवार के जख्मों पर मरहम लगाने का काम भी किया। वह परिसर जिसकी शुरुआत शास्त्री जी के नाम से बने मेमोरियल विजय घाट से हुई, आज एकता स्थल के नाम से जाना जाता है और इसे राष्ट्रीय स्मृति नाम का साझा मेमोरियल बना दिया गया है, जहां कई सारे पूर्व प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों के दाह संस्कार किए जाने के साथ साथ उनके स्मृति स्थल बनाने का प्रावधान किया गया। विजय घाट में घुसते ही स्पष्ट हो जाता है कि यह नेहरू वंशजों की निजी बपौती बन चुके राजघाट की तुलना में द्वयम दर्जे का घाट है। इस परिसर में लाल बहादुर शास्त्री जी के अलावा निम्नलिखित
पूर्व प्रधानमंत्रियों के स्मृति स्थल हैं। 2007 में चंद्रशेखर जी के स्मृति में जननायक स्थल बनाया गया। 2012 में इंद्र कुमार गुजराल जी की चिता स्थल को विशेष नाम नहीं दिया गया। 2015 में नरसिम्हा राव के मृत्यु के 10 साल बाद में बनाए मेमोरियल को भी कोई विशेष नाम नहीं मिला। लेकिन 2018 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के मेमोरियल को सदैव अटल का नाम दिया गया। विजय घाट परिसर में राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए 4 निम्नलिखित व्यक्तियों की समाधियां भी हैं। ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरामन, के आर नारायणन और शंकर दयाल शर्मा। इस द्वयम दर्जे के घाट के तौर तरीके गांधी नेहरू के शाही घाट से बहुत अलग हैं। राजघाट को भारत सरकार द्वारा एक टूरिस्ट स्थल के रूप में प्रमोट किया जाता है, इसलिए वहां रोजाना लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। लेकिन विजय घाट कॉम्प्लेक्स में तैनात सुरक्षा कर्मी हर समय मुख्य द्वार को अंदर से बंद करके रखते हैं, जैसे कि उन्हें हिदायत दी गई हो कि यहाँ से आम जनता को दूर ही रखो। जब भी हमारी टीम शूटिंग के लिए विजय घाट गई, हमने पाया कि अंदर से मेन गेट बंद था। हमने अंदर की कुंडी खोलने का प्रयास किया तो वहां तैनात सुरक्षा कर्मी ने हमसे डांट के स्वर में पूछा, यहाँ क्या काम है? हमने कहा, समाधि स्थल देखने आए हैं। ये सुनकर जैसे चिढ़ गया हो। हमारे कंधों पर लटके पिट्ठू बैग्स को देखकर बोला, इस सामान के साथ अंदर जाने की इजाजत नहीं है। मैंने पूछा, ये कानून किसने बनाया? कहीं लिखा तो है नहीं? और यही बैग लेकर हम राजघाट हो आए। वहां सुरक्षा जांच की गई, परंतु बैग अंदर ले जाने पर कोई मनाही नहीं थी। यहाँ कौन सी धन दौलत है जो हम लूट लेंगे? आप बैग चेक कर लीजिए। बड़े अनमने ढंग से उसने बैग चेक करने का नाटक किया और अंदर जाने की इजाजत दे दी, जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो। अंदर जाने पर केवल लॉन्स और पौधों की साफ सफाई करने वाले गरीब कर्मचारी और उनके छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे ही दिखे। उनको देखकर संतोष हुआ कि चलो कोई तो इन खुले बाग बगीचों का फायदा उठा पा रहा है। एक और बड़ा अंतर देखने को मिला। राजघाट परिसर में गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी के चिता के स्थान पर ही विशाल प्लेटफॉर्म्स बनाकर उपरोक्त महानुभावों के स्मृति स्थल बनाए गए। लेकिन विजय घाट के परिसर का चलन कुछ और ही है। यहाँ समाधि कहलाने वाले स्थानों पर लाल बहादुर शास्त्री जी के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति की चिता वहां नहीं जलाई गई जिस जगह पर उनकी समाधि बनी हुई है। कई वर्ष पहले विजय घाट में एक बड़ा सा डेडिकेटेड वीआईपी चिता स्थल निर्मित किया गया, जहां नेहरू वंशजों से बाहर के 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों व 4 राष्ट्रपतियों का अंतिम संस्कार हुआ। राजघाट में गांधी नेहरू परिवार की हर समाधि को विशिष्ट आर्किटेक्ट से डिजाइन करवाया गया। हालांकि उनमें से कोई भी प्रभावशाली डिजाइन नहीं बना पाए, लेकिन यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्मृति स्थल को छोड़कर सभी स्मृति स्थल एक ही डिजाइन के हैं और थोक में बनवाए लगते हैं। वाजपेयी जी के स्मृति स्थल पर अटल जी की लिखी कविताओं की कुछ पंक्तियां और उनके द्वारा कुछ एक कथन शिलाओं पर लिखे गए हैं, लेकिन ये कोटेशंस वाजपेयी जी की अद्भुत वाक शक्ति के साथ न्याय नहीं करते। विजय घाट के आर्किटेक्चरल डिजाइन में तो साफ दिखता है कि अगले 200 वर्षों तक स्वर्ग सिधारने वाले प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों के सेनोटाफ्स बनाए जाने के लिए पहले से ही उस आकार के स्पॉट डिजाइन कर दिए गए हैं। गांधी चिता स्थल की बढ़िया मार्केटिंग की वजह से राजघाट परिसर में रोज टूरिस्ट का आना जाना लगा रहता है, लेकिन जितनी बार हमारी टीम वहां गई, हमने पाया कि विजय घाट बिल्कुल सूना पड़ा है। इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स, लेकिन एक भी विजिटर नहीं। हो भी क्यों? थोक में बनाए सेनोटाफ्स और कुछ एक राजनेताओं के अंतिम संस्कार के लिए विशाल सा वीआईपी चिता स्थल, इसको देखने कौन आना चाहेगा?
भले ही उसके आसपास पेड़ पौधे लगाकर लैंडस्केपिंग कर दी गई हो। विजय घाट के अलावा दो और अवहेलनाग्रस्त सुनसान पड़े घाटों की कहानी भी सुन लीजिए। ये दोनों मेमोरियल कितने अनचाहे मन से बनाए गए, ये बात एक झलक में ही दिख जाती है। सन 1986 में राजघाट के बिल्कुल सामने, लेकिन रिंग रोड के पार, एक विशेष परिसर को बाबू जगजीवन राम के अंतिम संस्कार के लिए चुना गया। इसका नाम समता स्थल रखा गया क्योंकि बाबू जगजीवन राम अंग्रेजों द्वारा शेड्यूल्ड कास्ट नामांकित किए जाने वाली जातियों के प्रमुख नेता माने जाते थे। समता स्थल यमुना तट से काफी दूरी पर है और इसे घाट तो कहा ही नहीं जा सकता। बाबू जगजीवन राम का जन्म 1908 में हुआ। वे मेधावी छात्र थे और जवानी में ही स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए। सन 1935 में अछूत कहे जाने वाली जातियों के लिए समानता का अधिकार प्राप्त करवाने हेतु जगजीवन राम जी ने अखिल भारतीय दलित वर्ग लीग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट में वे पहले श्रम मंत्री बने और भारत की संविधान सभा के भी सदस्य नियुक्त हुए। अगले 30 वर्षों तक विभिन्न विभागों के मंत्री के रूप में वे कार्य करते रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान वे भारत के रक्षा मंत्री थे, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में उनके 2 कार्यकालों के दौरान भारत में हरित क्रांति लाने में उनके योगदान को आज भी सराहा जाता है। हालांकि उन्होंने इमरजेंसी के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का समर्थन किया था, लेकिन 1977 में कांग्रेस पार्टी छोड़कर एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, और जनता पार्टी गठबंधन में शामिल हो गए। सन 1977 से 79 तक उन्होंने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। समता स्थल का परिसर काफी बड़ा है, परंतु बाहरी दीवार पर एक मटमैला सा, मायूस सा साइन बोर्ड इंगित करता है कि इधर कोई मेमोरियल है। यहाँ भी जिस दिन हमारी टीम वीडियोग्राफी करने गई तो मेन एंट्रेंस पे तैनात CISF के हथियार लैस जवान ने पहले तो हमें अंदर जाने से मना कर दिया। हमारे आग्रह करने पर पूछा, क्यों जाना चाहते हैं? मैंने कहा, सरकार ने स्मृति स्थल बनाया ही क्यों जब लोगों को जाने की मनाही है। अंदर गए तो पाया कि अवहेलनाग्रस्त उस बड़े से परिसर में करीब 10 स्त्री पुरुष घास में से वीड्स चुन रहे हैं और पेड़ों के सूखे पत्तों को इकट्ठा करके लॉन की सफाई कर रहे हैं। हमें देखते ही दूसरी छोर पे खड़े 2 सुरक्षा कर्मी चिल्लाए, यहाँ क्या करने आए हो? उन्हें भी समझाना पड़ा कि बाबूजी का स्मृति स्थल देखने आए हैं। फिर मैंने भी पूछ लिया कि आप अंदर आने से लोगों को क्यों रोकते हैं? तो जवाब काफी रोचक मिले। बताया गया कि यह पार्क दिल्ली गेट, पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट, दरियागंज, चितली कबर इत्यादि इलाकों के काफी नजदीक है, इसलिए उन इलाकों से बहुत से ड्रग एडिक्ट्स अथवा नशेड़ी यहाँ अपराधी किस्म की गतिविधियों के लिए घुस आते हैं। ऐसे लोग मेन गेट से नहीं, दीवार और रेलिंग फांद के आते हैं। उनमें से अधिकतर तो चोरी की मंशा से भी आते हैं, और कुछ नहीं मिला तो वहाँ की आयरन रेलिंग या पानी का बूस्टर पंप इत्यादि चोरी कर ली। रात के समय बार बार बाउंड्री वॉल तोड़ देते हैं। इसके अलावा भांति भांति के लुच्चे लफंगे सस्ते सेक्स के लिए देह व्यापार में लिप्त महिलाओं के साथ रात को चोरी छुपे घुस आते हैं। इन सब को रोकने का काम हथियार लैस CISF के कंधों पर डाला गया है। इसलिए उनका प्रयास रहता है कि कोई भी अंदर आए ही नहीं। सुरक्षा कर्मियों से निपटने के बाद बाबू जगजीवन राम का स्मृति स्थल देखा तो समझ में नहीं आया कि सरकार की विकृत बुद्धि पर रोएं या हंसे।
जगजीवन राम की याद में बनाए स्थल पर एक भारी भरकम सेनोटैफ है, बिल्कुल गांधी जी के सेनोटैफ की नकल में, परंतु नकल बहुत घटिया है। यहाँ महंगा चमकता ग्रेनाइट नहीं, बहुत ही निम्न स्तर का पत्थर लगा हुआ है और कारीगरी भी सड़क छापी कहलाएगी। चारों तरफ ये ऊंची बेतुकी सी दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, लेकिन किसी पर भी बाबू जगजीवन राम की जीवन यात्रा के बारे में 4 शब्द तो दूर, बाबूजी का नाम तक भी नहीं लिखा मिला। ये बड़ा सा परिसर प्राइम कमर्शियल लोकेशन पर है। यहीं से लुटियंस दिल्ली की शुरुआत हो जाती है। आज के दिन इसकी मार्केट वैल्यू सैकड़ों करोड़ रुपए होगी और इस प्राइम लोकेशन में उस भूमि का क्या इस्तेमाल हो रहा है आप स्वयं देख लीजिए। यहाँ भद्दे से सेनोटैफ की हिफाजत के नाम पर 24 घंटे दिन और रात की अलग अलग शिफ्ट में 4-5 CISF के जवान दिन भर मक्खियाँ मारते हैं और उतने ही जवान रात को परिसर में घुसपैठ करने वाले नशेड़ियों और सेक्स वर्कर्स को रोकने का काम करते हैं, ताकि ये स्थान अपराधियों का गढ़ न बन जाए। सुरक्षा कर्मियों के अलावा एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से झांसी डिस्ट्रिक्ट से लाए करीब 10 गरीब स्त्री पुरुषों को इस पार्क की साफ सफाई करने और घास काटने का काम सौंपा गया है। 2-3 माली भी रखे होंगे इस बड़े परिसर में पेड़ पौधों की रक्षा के लिए। अब ये देखिए, इतना खर्चा हो रहा है किस लिए? क्या स्मृति स्थल के नाम पर ये भद्दा मजाक नहीं लगता? दूसरे स्मृति स्थल का नाम है किसान घाट, जिसमें चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल के चिता स्थलों पर भी खटिया से सेनोटाफ बना दिए गए। किसान घाट राजघाट के बिल्कुल पीछे लेकिन अलग परिसर में बनाया गया। चौधरी चरण सिंह 1979 में मात्र 5 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने थे और सन 1987 में इनका देहांत हुआ। छोटी उम्र से ही वे कांग्रेस पार्टी के सदस्य बने और भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में बहुत सक्रिय रूप से जुड़े रहे। लेकिन 1967 में नेहरूवियन कांग्रेस की किसान विरोधी नीतियों के चलते उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय क्रांति दल के नाम से एक नई पार्टी बनाई, जो लोहिया के विचारों से प्रभावित थी और किसानों के हितों को प्रमुखता देती थी। नई पार्टी बनाने के बाद उनकी पहचान जाट समुदाय के किसान नेता के रूप में उभरी। इन्होंने भारत में कास्टिस्ट अथवा जातिगत राजनीति को बहुत बढ़ावा दिया। 1967 और 1970 में वे 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू की तो अन्य कांग्रेस विरोधी नेताओं की तरह चरण सिंह को भी जेल भेज दिया गया। इमरजेंसी के बाद सन 1977 में जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी को परास्त किया तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और चरण सिंह को उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री का पद मिला। लेकिन अंदरूनी कलह के कारण 2 वर्ष में मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई और चरण सिंह कांग्रेस पार्टी की मिली भगत से केवल 5 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने। दूसरा स्मृति स्थल चौधरी देवीलाल जी के नाम बनाया गया। 1914 में जाट समुदाय में जन्मे चौधरी देवीलाल हरियाणा प्रांत के 2 बार मुख्यमंत्री बने। चरण सिंह जी की तरह देवीलाल ने भी छोटी उम्र से ही कांग्रेस पार्टी के सदस्य के रूप में आज़ादी की लड़ाई में खुलकर भाग लिया था। लेकिन नेहरू की नीतियों और उनकी प्रांतीय नेताओं के प्रति अहंकार भरे बर्ताव के चलते वे भी कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए। सन 1989 से 1991 के बीच 1 वर्ष से भी कम अवधि के लिए इन्हें उप प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। देवीलाल जी का देहांत अप्रैल 2001 में हुआ। बाबू जगजीवन राम के सेनोटैफ की भांति इन दोनों के सेनोटैफ पर या उनके आसपास बनी दीवारों के ऊपर उनका जीवन परिचय देना तो दूर, ये तक नहीं लिखा कि ये किसके स्मृति स्थल हैं। केवल वॉकवेज पर लगे डायरेक्शन
बताने वाली शिला पर इनके नाम लिखे हैं। एससी वोट बैंक को खुश करने हेतु समता स्थल और उत्तर भारत के जाट किसानों के वोट बैंक को पटाने के लिए किसान घाट बना। किसान घाट पर भी सीआईएसएफ के जवान 24 घंटे चौकीदारी करते हैं और रख रखाव के लिए भी बहुत से लोग नियुक्त हैं। लेकिन जब भी हम यहाँ आए, एक भी श्रद्धालु या टूरिस्ट इन स्थलों पर नहीं दिखा। सबसे ज्यादा हैरत की बात यह लगी कि इन 3 दिग्गज नेताओं के बेटे और बेटियां जो राजनीति से जुड़े रहे हैं, इस बात से कभी विचलित नहीं हुए कि उनके पिता के चिता स्थल पर बनाए ये मेमोरियल कितने निरर्थक हैं। हिंदू नेताओं के लिए ईसाई व इस्लामिक कब्रिस्तानों की नकल वाले स्मृति स्थल तो भारत सरकार में सत्ता संभाले मैकॉले पुत्र ही बना सकते हैं। किसी भी समझदार व्यक्ति को, विशेषकर हिंदू मान्यताओं में आस्था रखने वालों को, सेनोटैफ्स के आसपास घूमना फिरना या शमशान में जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करना कभी अपील नहीं कर सकता। चलिए अंत में उसी मुद्दे पे आते हैं जिसको इन फिल्मों की पहली 2 कड़ियों में उठाया गया है। हिंदू धर्म की बुनियादी परंपराओं को कुचलते हुए यमुना तट पर कबरनुमा स्मृति स्थल बनाने की जो कुप्रथा नेहरू शासनकाल में गांधी के चिता स्थल से शुरू हुई, वह थमने का नाम नहीं ले रही। शास्त्री जी के निधन के बाद से अन्य प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों के लिए थोक में बनाए जा रहे सेनोटैफ्स ने आज इस सारे क्षेत्र को एक लैंडस्केप्ड कब्रिस्तान का रूप दे दिया है। कायदे से भारत सरकार को पुराना किला इत्यादि के साथ साथ राजघाट क्षेत्र को भी आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस का अहम हिस्सा बनाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ सम्राट युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था और ये क्षेत्र इंद्रप्रस्थ नगर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग रहा। क्या ये सोचना गलत होगा कि राजघाट में गांधी जी के स्मृति स्थल को ढाल बनाकर नेहरू वंशजों ने अपने मेमोरियल बनवाकर ये सुनिश्चित करना चाहा कि चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में हो, उस क्षेत्र की आर्कियोलॉजिकल शोध करने की कोई हिम्मत न कर सके। विजय घाट को एक विशाल कब्रिस्तान जैसा रूप देने के बाद तो इंद्रप्रस्थ के आर्कियोलॉजिकल शोध में रुकावट डालने हेतु बने कई नेताओं के बेतुके सेनोटैफ्स भी शामिल हो गए। आइए मिलकर भारत सरकार से मांग करें कि इन कब्रिस्तान नुमा स्मृति स्थलों को सिरे से हटाकर इस क्षेत्र को भी पुराना किला में चल रही आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस का हिस्सा बनाया जाए। आशा करते हैं कि आने वाले वर्षों में राजघाट समेत इंद्रप्रस्थ से जुड़े सभी अहम स्थानों पर दिल्ली के पुरातन इतिहास के आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम्स देखने को मिलेंगे।